नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। धनबाद में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की बड़ी घोषणा। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद में बड़ी घोषणा की है। एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने कोयला नगरी पहुंचे इरफान अंसारी ने धनबाद को मेडिकल हब बनाने की बात कही है। साथ ही पीपी मोड पर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की ऐलान किया है। बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद के सरायढेला में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटा गया और मंत्री इरफान अंसारी को बधाई दी गई। बता दूं कि कार्यक्रम के समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में 500 बेड के एक अतिरिक्त अस्पताल जल्द तैयार किया जाएगा। यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं और अधिक सुदूर बनाने और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने आगे बताया कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए पीपी मोड पर सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने का अवसर प्रदान कर रही है। इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे आगे आएं, क्योंकि सरकार उन्हें पूरा सेटअप तैयार करके देगी। और वहीं इधर इरफान अंसारी ने कहा कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था को कारागार बनाने के लिए राज्य में 300 नई एम्बुलेंस उतारी जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मरीजों के लिए 300 बाइक एम्बुलेंस उतारने की भी योजना बनाई गई है। यह कदम दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। बिना आधार लिंक किए भी 20 लाख महिलाओं को मिलेगी मैया सम्मान योजना की 7,500 रुपये की राशि। जी हां, झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य की 20 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की 3 माह की राशि 7,500 रुपये दी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर इन महिलाओं ने अप्रैल 2025 तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया और एक सिंगल खाता नहीं किया तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और वहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर सहमति दे दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दांडेल ने बताया कि मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। पहले योजना में यह प्रावधान था कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक खाते हैं, उन्हें दिसंबर 2024 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इस अवधि को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया है। इसके तहत जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं है और उनके पास एक से अधिक खाते, उन्हें जनवरी से मार्च तक की राशि दी जाएगी। सभी लाभार्थियों को अपना आधार बैंक से लिंक कराना अनिवार्य होगा और एक सिंगल खाता रखना होगा, तभी वे अप्रैल 2025 से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ईद मुबारक, दिखाई पड़ा चांद। झारखंड सहित पूरे देश में आज मनाई जाएगी ईद। जी हां, सवाल महीने के चांद भारत में नजर आ गया है, जिसके अनुसार आज 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर मनाई जाएगी। बता दें कि दुनिया भर में भारत में ईद की तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करती है। आपको बता दूं कि 30 मार्च को सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही है। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाए जाने वाला यह त्यौहार चांद के दीदार पर आधारित होता है। बता दूं, इसलिए इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। अब चांद दिखाई देने के बाद ये तय हो गया है कि झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों में आज ईद मनाई जाएगी। मेरे सभी मुस्लिम भाई एवं बहनों को ईद मुबारक हो। धनबाद में स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति, अंकुरम आईवीपी सेंटर का भव्य उद्घाटन। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद में अंकुरम आईवीपी और फर्टिलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईवीपी जैसी अत्याधुनिक तकनीकी जो अब तक केवल महानगरों या विदेशों में उपलब्ध थी, अब धनबाद जैसे शहर में भी पहुंच चुकी है। उन्होंने अंकुरम आईवीपी के 70% से अधिक सफलता दर की सराहना करते हुए कहा कि यह उन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा जो मां का सुख पाने से वंचित थी। उन्होंने कहा कि अब वे मां का सुख प्राप्त कर सकेगी, जिन्हें समाज ताना देता था। यह विज्ञान और तकनीकी की बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस अवसर पर आईवीपी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार आईवीपी ट्रीटमेंट को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी मुफ्त या कम लागत में इस सुविधा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि आईवीपी जैसे उन्नत तकनीकी का लाभ केवल संपन्न वर्ग तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की भी मदद हो। हम इसे आयुष्मान योजना में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
यूपी के मोस्ट वांटेड के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस से पूछे सवाल, पूछा कौन दे रहा था अपराधी को संरक्षण। जी हां, यूपी के मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर पुलिस से सवाल पूछा है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस से पूछा है कि वह बताएं कि मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया का जमशेदपुर में संरक्षण कौन था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ में अनुज कनौजिया को मार गिराया गया है। इसी का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मिली जानकारी के अनुसार अनुज पिछले कई महीनों से जमशेदपुर के एक इलाके में छिपकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में था। ऐसे में जमशेदपुर पुलिस को बताना चाहिए कि अनुज को शरण देने वाले लोग कौन थे, जमशेदपुर में उसकी मदद करने वाले लोग कौन थे, क्या जमशेदपुर में संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाला कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता को सचेत करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि झारखंड पुलिस उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करे जो कुख्यात अपराधी अनुज कनौजिया की मदद करने या उसे छुपाने में शामिल रहे हैं। झामुमो में कल्पना सोरेन को 13वें महाधिवेशन में मिलेगी अहम जिम्मेदारी। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में होगा। कोरोना के कारण पार्टी का 12वां केंद्रीय अधिवेशन काफी सीमित तरीके से आयोजित किया गया था। इस बार पार्टी 13वां केंद्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने पर करने की तैयारी कर रही है, जिसमें झारखंड के अलावा 8 से 10 अन्य राज्यों के जामू पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर होने वाले केंद्रीय अधिवेशन के लिए केंद्र अध्यक्ष के निर्देश पर कई कमेटियों का गठन भी किया गया है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। इन सबके बीच झामू कार्यकर्ताओं और आम लोगों में कल्पना सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और लोग इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि विधायक कल्पना सोरेन की झामुमो की केंद्रीय राजनीति को संगठन में एंट्री होगी या नहीं। कुछ लोग इन्हें पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाने की भी बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। वहीं कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि विधायक कल्पना सोरेन को संगठन में केंद्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। चंपई सोरेन ने उड़ीसा के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत कार्य तेज करने का दिया निर्देश। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मयूरभंज जिले के बिसोई प्रखंड अंतर्गत केसरगढ़िया गांव का दौरा किया, जो 20 मार्च को हुई ओलावृष्टि में बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस दौरान उसके साथ स्थानीय विधायक भादव हांसदा, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। पूर्व सीएम ने सैकड़ों ग्रामीण से बातचीत कर उनकी समस्याओं को साझा और टाटा स्टील फाउंडेशन को क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। और वहीं इधर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में आने वाले वे पहले बड़े राजनेता हैं, जिससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि में बिसोई प्रखंड के करीब 1500 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, सेल्फी लेने के दौरान साउथ बिहार एक्सप्रेस की चपेट में आए। रेल पुलिया पर साउथ बिहार एक्सप्रेस के चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना रविवार की शाम करीबन 6:45 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के ईटी हासा पंचायत के ऊंची बीता गांव निवासी 48 वर्षीय रुईदास हेम्ब्रम अपने 5 वर्षीय पुत्र माहिल हेम्ब्रम के साथ रविवार देर शाम करीब 6:30 बजे मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के डाउन लाइन में स्थित कुचाई नाला रेल पुल पर टहलते हुए अपने बेटे के साथ सेल्फी ले रहे थे। तभी डाउन ट्रेन पर सिकेप की ओर अचानक साउथ बिहार एक्सप्रेस आ गई और रुईदास हेम्ब्रम को अपनी चपेट में लेकर काफी दूर घसीटते हुए ले गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 5 वर्षीय पुत्र की कुचाई नाला पुल से नीचे गिरने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में 5 अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार। जी हां, रेलवे साइड पर रंगदारी मांगने और नक्सली संगठन के नाम पर भय पैदा करने के आरोप में पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 24 मार्च 2025 की रात की है, जब 6 से 7 अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल और डंडे के बल पर साइट कर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें जबरन लेवी मांग की है। घटना के बाद खारसावा थाना में कांड संख्या 30/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला खारसावा के पुलिस अध्यक्ष के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम ने मानवीय अधिसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
सीमत टोली फ्लाईओवर से लगे सरना स्थल के पास बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी रैंप हटाने की मांग। जी हां, सीमत टोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध करने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जमा हुए हैं। बड़े समूह को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की है। हालांकि सरहुल को लेकर सीमत टोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने के काम जिला प्रशासन के द्वारा तेज गति से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सरहुल से पहले निर्माणाधीन डोरंडा सीमत टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का काम शुरू हो गया है। गुमला में गजराज का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। जी हां, गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को हाथियों ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रायडी थाना क्षेत्र के डेरांगडी गांव में 45 वर्षीय जेम्स कुजूर शनिवार को अंबा कोना जंगल में महुआ चुनने गए थे। इस दौरान एक जंगली हाथी से उसका सामना हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी जान ले ली। बता दूं कि रविवार को पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दूं कि अल्बर्ट एक्का प्रखंड में 2 ग्रामीणों पर उनके घर के आंगन में हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीण ने शोर मचाकर हाथी को भगाया, लेकिन 50 वर्षीय अरविंद सिंह रजवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को डुमरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। वहीं वन विभाग ने हाथी के हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की सहायता राशि दी है। आपको बता दें कि आगे की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के परिजनों को 3,90,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेंजर जगदीश राम ने ग्रामीणों से जंगल में न जाने की अपील की है। गोमो रेलवे वार्ड में खड़ी ट्रेन में लगी आग, कोच पूरी तरह से जलकर हुई खाक। जहां धनबाद गोमो सिकलैंड रेलवे यार्ड में रविवार सुबह एक कोच में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम और रेलवे कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि आसपास खड़े अन्य कोच को समझ रहते हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि जिस कोच में आग लगी थी वह पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। नक्सलियों की साजिश, झारखंड में फिर नाकाम, 5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। जहां झारखंड में आज फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के द्वारा जंगल में 5 किलो का 2 आईईडी बम बरामद कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण उसमें बम निरोधक दस्ते की मदद से जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी बम को नक्सलियों ने जला के उनके मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। आपको बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के 1 ग्राम डिंको पोंगा और अतना बेरा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए 2 आईईडी बम बरामद किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने जानकारी दी है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है, आगे भी इसी तरह ऑपरेशन चलता रहेगा। अब हर गांव मोहल्ले में खुद को स्थापित करेगी आरएसएस। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशांत शारीरिक प्रमुख कुणाल कुमार ने आरएसएस रांची महानगर की ओर से रविवार को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान में किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशांत शारीरिक प्रमुख कुणाल कुमार ने कहा कि संघ आज समाजव्यापी बन चुका